हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एनाटॉमी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपके सिलेबस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों डिस्कस करना है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे, जिसकी डिटेल लेक्चर विथ नोट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम जितना भी उसका एक्सटर्नल इंटरनल पोर्शन, उसका सारा स्ट्रक्चर, ओरिजिन, लोकेशन, इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड देन इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और बेल आइकन आप ऑन कर लेना, ठीक है, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की, लेक्चर्स की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन। The female reproductive system is a complex network of organs responsible for producing ova, that is eggs, facilitating fertilization, supporting fetal development and giving birth. The system consists of internal and external structure. तो इस पैराग्राफ को पढ़ के हमें क्या पता चलता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। और ये ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवा, दैट इज़ एग्स प्रोड्यूस करने के लिए और फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बेबी इम्प्लांट हो जाता है, तो उसके डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए, जिसको हम फीटल डेवलपमेंट बोलते हैं, एंड गिविंग बर्थ। एंड फाइनली जब मदर के वुम्ब में, यूट्रस में 9 मंथ का जेस्टेशनल पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तब बेबी डिलीवर होता है, तो उसके बर्थ को मतलब उसके बर्थ के प्रोसेस को फैसिलिटेट कराने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ये द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो ये जो सिस्टम होता है ये इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की बायोलॉजी में ऑलरेडी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो आपको एक ओवरव्यू पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवा हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फीटल डेवलपमेंट हो गया, बर्थ हो गया। तो ये सारी चीज़ों का मुझे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। और फिर भी देखो, ओवा एग्स होता है, जो फीमेल एग होता है उसको हम ओवा बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वैसे जहाँ तक मैं सपोज कर रही हूँ कि आपने 12th में बायोलॉजी पढ़ी है, 11th में बायोलॉजी पढ़ी है, अभी आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको फर्टिलाइजेशन का मतलब पता होगा, बट फिर भी मैं बता दूं, जब स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न हो जाता है तो हम उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड फीटस, देखो फीटल डेवलपमेंट, जो बेबी होता है, ठीक है, तो पहले जब स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न होता है तो जाइगोट बनता है, ठीक है। आपका वो जाइगोट डेवलप होगा, फीटस बनेगा। तो फीटस का क्या होता है कि जैसे जैसे मान लो अभी अभी बेबी वुम्ब में इम्प्लांट हुआ है, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो फीटल डेवलपमेंट हम उनको उस चीज़ को बोलते हैं, ठीक। तो यही था फर्टिलाइजेशन, ओवा और फीटल डेवलपमेंट के बारे में भी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। बाकी हम ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग्स, फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन, सपोर्टिंग प्रेगनेंसी, ध्यान दीजिएगा, एंड गिविंग बर्थ। तो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों होते हैं। और ये एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एग्स प्रोड्यूस करने के लिए, जिनको हम ओवा बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, एंड जो प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाता है उसको, देखो जो 9 मंथ का पीरियड्स होता है ना, आपको पता होगा कि जब भी कोई मदर प्रेग्नेंट होती है तो नॉर्मली वो 9th मंथ के बाद बेबी डिलीवर करती हैं। तो ये जो 9 मंथ का पीरियड होता है इसको हम जेस्टेशनल पीरियड बोलते हैं, ठीक है, जेस्टेशनल पीरियड। तो जब आप 3rd ईयर के 6th सेमेस्टर में ओबीजी पढ़ेंगे तब आपको ये जेस्टेशनल पीरियड के बारे में डिटेल में पता चलेगा। अभी के लिए जान जाओ कि जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है उस पीरियड को हम जेस्टेशनल पीरियड बोलते हैं। तो ये उन पीरियड को उन फेस को हेल्प करने का काम किसका होता है, सपोर्ट करने का काम किसका होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। द एक्सटर्नल जेनेटेलिया कलेक्टिवली कॉल्ड द, तो भाई एक्सटर्नल जेनेटेलिया को में क्या क्या आता है, वल्वा आता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं। और ध्यान देना, एक्सटर्नल जेनेटेलिया कलेक्टिवली, ये जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर जो मतलब फर्दर ऑर्गन्स है ना, उसका कंपोनेंट है, उसको आप कलेक्टिवली सब चीज़ मिला के क्या बोलोगे, वल्वा बोलोगे। और वल्वा में क्या क्या इंक्लूड होता है, मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड वजाइनल ओपनिंग, ठीक है।
इंटरनली अब बात करें तो द सिस्टम इंक्लूड्स द वजाइना। देखो कंफ्यूज मत होना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपका जस्ट वजाइनल ओपनिंग, जो वजाइना की ओपनिंग होती है वो वाला पार्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंडर आता है। बट अगर हम एक पूरे वजाइना की बात करें तो वो इंटरनली मतलब जैसे रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें आता है। तो इंटरनली द सिस्टम इंक्लूड्स वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज। ठीक है, तो हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इंटरनल जेनिटेलिया की जो ये हैं स्ट्रक्चर, इनको हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को इन तक देखिएगा आप, और साथ ही साथ नोटबुक, ब्लू पेन, ब्लैक पेन लेके बैठिएगा, और ये साथ ही साथ ये नोट्स बनाते चलना। ठीक है। द ओवरीज प्रोड्यूस एग्स एंड हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो ओवरी होती है, लाइक जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल स्ट्रक्चर में जो ओवरी है, ये ओवरी एग प्रोड्यूस करती है और कुछ हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है। और वो हॉर्मोन्स कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन होते हैं। ठीक है। वाइल द फैलोपियन ट्यूब्स आर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हम देख सकते हैं कि जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी हमारा एग्स प्रोड्यूस करती है और हॉर्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है, जबकि हमारा फैलोपियन ट्यूब जो है वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। मीन्स अगर एग और स्पर्म फ्यूज होता है तो वो कहाँ पे फर्टिलाइज होगा? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है। द यूट्रस वेयर अ फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यूट्रस में आ करके, इम्प्लांट का क्या मतलब होता है? देखो हर चीज़ को रहने की जगह चाहिए ना, तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ये यूट्रस में रहता है। ओके। और फिर उसके बाद टाइम के साथ धीरे धीरे डेवलप करता है, और जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसमें एंडोमेट्रियम होता है। ठीक है। और वो साथ ही साथ क्या कंसिस्ट करता है? मस्कुलर मायोमेट्रियम। ओके। द वजाइना सर्व्स एज द बर्थ कैनाल। और जो वजाइना है वो कैसे अपना काम करती है? तो उसका वो एज अ बर्थ कैनाल कंसीडर होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके। सो द सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स हार्मोनल इंटरैक्शन। अगर हम इसके फंक्शनिंग की बात करें तो ये सिस्टम बहुत ही जैसे कि हार्मोनल इंटरैक्शन है, जो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, ये सारे हार्मोन्स मिलके आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी मैकेनिज्म होता है वो कैरीड आउट होता है। अब इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म, जैसे कि देखो मेंस्ट्रुअल हो गया, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ओवुलेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, ये सब एक प्रोसेस है। ठीक है, एक हेल्दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मैकेनिज्म है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से कैरिड आउट कराना, ओवुलेशन के प्रोसेस को कैरिड आउट कराना, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना, ये सारा काम कौन करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो जिस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे एयरवे को, जैसे हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस को रेगुलेट कराता है, सेम एज हमारे जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसको रेगुलेट कराने का कौन काम करता है? हमारा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। एनाटॉमी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है डायग्राम। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप अच्छे से बना लो, लेकिन हाँ एक बारी मैं आपको प्रीवियस स्लाइड दिखा देती हूँ। अगर आपने पॉज करके नोट्स नहीं बनाया तो उसको पॉज कर लो और नोट्स बना लो। ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड देन ये सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब हम आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एनाटॉमी में आपको भी पता होगा कि डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। इसमें इधर फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, यूट्राइन कैविटी, फंडस ऑफ यूट्रस। फंडस ऑफ यूट्रस यूट्रस का ही कंपोनेंट है। ओके, देन यूट्राइन ट्यूब है ये, इनफंडिबुलम, फिम्ब्रे, जब ओवरी से ओवम निकलता है तो फिम्ब्रे उसको कलेक्ट करता है। देन लिगामेंट ऑफ ओवरी, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, वजाइना, ब्रॉड लिगामेंट, ओवरी। ये सारे एनाटॉमी में जब अभी डायग्राम बनाइएगा तो ये सारे नेम भी मेंशन करिएगा। ओके, तो ये डायग्राम आपको बनाना है। देन अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, दैट इज वल्वा। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम क्या कहते हैं? वल्वा। इसके अंडर क्या क्या आता है? मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया मेनोरा, क्लाइटोरिस, यूरिथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, हाइमेन। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, यूरिथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, हाइमेन, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया वल्वा के अंडर। अब हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन डिटेल में हम इनको देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या है,
ठीक है, इनका लोकेशन क्या है और इनकी ओरिजिन क्या है। क्योंकि किसी भी एनाटॉमी में किसी भी ऑर्गन का जब हम स्ट्रक्चर लिख रहे होते हैं तो हमको ये 3 चीज़ें मेंशन करनी होती हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका लोकेशन क्या है और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया वल्वा का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो द वल्वा इज़ अ कलेक्टिवली नेम फॉर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंडर जैसे कि मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग और हाइमेन हम देखें तो इन सबको हम मिला के क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं। ठीक है, इन फीमेल्स में हम इनको वल्वा कहते हैं और इट इंक्लूड्स द मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग एंड हाइमेन। इन सारी चीज़ों को मिला के क्या बोलेंगे, वल्वा। और ये सब किसके अंडर आता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट देखेंगे तो हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इंटरनल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम वल्वा कहते हैं, जिसके अंडर क्या क्या आता है, मॉन्स प्यूबिस, ओके, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग एंड हाइमेन। देन मॉन्स प्यूबिस। अब 1 बाय 1 हम इन स्ट्रक्चर्स को, इन ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो अ राउंडेड फैटी पैड लोकेटेड ओवर द प्यूबिक बोन, ठीक है, कवर्ड विथ प्यूबिक हेयर आफ्टर प्यूबर्टी। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये राउंडेड होता है और फैटी पैड होता है, मतलब कि इस पर फैटी टिश्यूज़ अवेलेबल होते हैं। और इसके लोकेशन की बात करें तो ये प्यूबिक बोन के ओवर द प्यूबिक बोन लोकेटेड होता है। और जब एक फीमेल या फिर एक गर्ल की प्यूबर्टी अटेन हो जाती है, जब वो अराउंड 12 ईयर के अबव चली जाती है, तो ये जो मॉन्स प्यूबिस है इस पे प्यूबिक हेयर आ जाते हैं। ठीक है, ये प्यूबिक हेयर्स इन मॉन्स प्यूबिस को कवर करता है। देन लोकेशन की बात करते हैं तो एंटेरियर टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के एंटेरियर वाले पोर्शन में हमको क्या मिलेगा, मॉन्स प्यूबिस। देखो अभी आपको जैसे ये कुछ वर्ड्स हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, शायद ये सुन के थोड़ा ये सारी चीज़ें आपको टफ लगे, लेकिन ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये सारे जो वर्ड्स आप जब ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में फीमेल पेल्विस पढ़ोगे अपने 3rd ईयर में और 4th ईयर के 7th सेमेस्टर में, जब डिटेल में आप फीमेल पेल्विस के बारे में पढ़ोगे तब उधर आपको ये सारे नाम देखने को मिलेंगे। बट शुरुआत आपको यहीं से करनी है। ठीक है, तो अभी जस्ट एग्जाम में लिखने के पर्पज़ से आपको सिंपली ये नाम याद रखना है कि इसके एंटेरियर पे मॉन्स प्यूबिस लोकेटेड होता है। ठीक, देन ओरिजिन की बात करें तो डिराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म। देखो किसी भी ऑर्गन का ओरिजिन किधर से होता है, मेजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, यही जर्मिनल लेयर्स होते हैं जहाँ से ये कोई भी ऑर्गन अराइज होता है। तो इन जर्मिनल लेयर्स में से जो मेजोडर्म वाली लेयर होती है, ठीक है, या एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म से डिराइव हुआ रहता है हमारा मॉन्स प्यूबिस। तो हमने मॉन्स प्यूबिस की एनाटॉमी देख ली, जिसमें हमने उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया, लोकेशन डिस्कस किया एंड उसका ओरिजिन डिस्कस किया। अब हम हमारा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लैबिया मेजोरा के बारे में बात करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर की बात करें तो लार्ज आउटर फोल्ड्स ऑफ स्किन एंड एडिपोज टिश्यू। तो इसके स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो स्किन में और एडिपोज टिश्यू का आउटर फोल्ड है और ये लार्ज, मतलब इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अब इसके लोकेशन की बात करें तो लेटरल टू द लैबिया माइनोरा एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस टू द पेरिनियम। देखो इसके लोकेशन की बात करें तो लैबिया माइनोरा जहाँ लोकेटेड होगा उसके लेटरली हमको लैबिया मेजोरा देखने को मिलेगा। और ये जो लैबिया मेजोरा है ये मॉन्स प्यूबिस से लेकर के पेरिनियम तक एक्सटेंड होता है। मान लो अगर ये मॉन्स प्यूबिस है और ये हमारा पेरिनियम है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा लैबिया मेजोरा होगा। ठीक है, समझ गए आप, लैबिया मेजोरा एक्सटेंडिंग का ये मतलब होता है। अब ओरिजिन की बात करें तो डिराइव्ड फ्रॉम लैबियोस्क्रोटल स्वेलिंग इन द एम्ब्रियो। नाम थोड़ा थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन 2 बार 3 बार लेक्चर देखोगे, पढ़ोगे इसको, इस लेक्चर को देख के जो नोट्स मैं ऑन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ इसको देख के आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, उसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो सब समझ आएगा और याद होने लगेगा। तो इसके ओरिजिन की बात करें तो डिराइव्ड फ्रॉम द लैबियोस्क्रोटल स्वेलिंग इन द एम्ब्रियो। ठीक, देन हमारा आता है लैबिया माइनोरा। लैबिया माइनोरा के स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड ओरिजिन को हम डिस्कस करें तो स्ट्रक्चर में स्मॉलर इनर फोल्ड ऑफ स्किन कंटेनिंग फ्यूअर सीबेशियस ग्लैंड। जैसे कि लैबिया मेजोरा को हमने देखा कि वो लार्ज था, ठीक है, लेकिन लैबिया माइनोरा देखो, माइनर मतलब कम, छोटा, तो ये स्मॉलर होता है। ठीक है, एंड
इनर फोल्ड ऑफ स्किन, स्किन का इनर फोल्ड होता है। एंड इसमें कुछ सिबेशियस ग्लैंड्स, देखो अभी इसके पहले वाले लेक्चर में जब मैंने आपको ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाया था तो उधर हमने सिबेशियस ग्लैंड डिस्कस किया था, ठीक है। तो उनमें से कुछ सिबेशियस ग्लैंड लैबिया माइनोरा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन लोकेशन की बात करें तो फाउंड विद इन द लैबिया मेजोरा सराउंडिंग द वजाइनल एंड यूरिथ्रल ओपनिंग। देखो लैबिया माइनोरा हमको लैबिया मेजोरा के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। फाउंड विद इन द लैबिया मेजोरा, तो लैबिया मेजोरा के विद इन ही हमको लैबिया माइनोरा मिलेगा। और ये जो लैबिया माइनोरा सराउंडिंग द वजाइनल एंड यूरिथ्रल ओपनिंग, हमारी जो वजाइनल और यूरिथ्रल ओपनिंग होती है इसके सराउंडिंग में हमको लैबिया माइनोरा मिलता है, लोकेटेड होता है, ठीक है। एंड ओरिजिन की बात करें तो डिराइव्ड फ्रॉम द जेनाइटल स्वेलिंग्स इन द एम्ब्रियो। तो स्ट्रक्चर, लोकेशन, ओरिजिन, लैबिया माइनोरा का हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लाइटोरिस की तरफ। तो क्लाइटोरिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी स्मॉल, छोटा होता है। इरेक्टाइल टिश्यू कंपोज्ड ऑफ अ शाफ्ट एंड ग्लैंड्स, हेड हाईली सेंसिटिव टू टच, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये छोटा होता है एंड इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जो कि शाफ्ट एंड ग्लैंड्स से बना होता है। तो देखो जस्ट नाम याद रखो, शाफ्ट क्या होता है, ग्लैंड्स क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यूज़ क्या होते हैं, इनके बारे में अभी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप जिस तरीके से मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के समझ के याद करके एग्जाम में लिख के आ जाओगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देंगे। देन हाईली सेंसिटिव टू टच, तो क्लाइटोरिस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि जब भी मतलब ऑन टच, ठीक है, जब उसको टच होता है वो तो वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। देन लोकेशन की बात करें तो एट द जंक्शन ऑफ द लैबिया माइनोरा नियर द एंटीरियर एंड, तो जो लैबिया माइनोरा का जंक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे हमको क्लाइटोरिस देखने को मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे हमको क्लाइटोरिस देखने को मिलेगा, ठीक है। और एंटीरियर एंड की तरफ, ठीक है, एंटीरियम, देखो मान लो लैबिया, इसके लोकेशन में हमको किधर मिलेगा, तो लैबिया माइनोरा का जो जंक्शन होगा उस जंक्शन के एंटीरियर एंड की तरफ इसका लोकेशन होगा। और एक और बात मैं बता दूं, एज अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट अभी आपको कोई डायसेक्शन वगैरह तो करना नहीं है, जस्ट आपको चीज़ें समझनी है कि स्ट्रक्चर कैसा है, लोकेशन कैसा है, ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक। देन इसके ओरिजिन की बात करें तो डेवलप्ड फ्रॉम द जेनाइटल ट्यूबरकल इन द एम्ब्रियो, तो जेनाइटल ट्यूबरकल इन द एम्ब्रियो से इसका डेवलपमेंट होता है। देन अब हम यूरिथ्रल ओपनिंग की बात करते हैं। तो यूरिथ्रल ओपनिंग के स्ट्रक्चर को देखो तो स्मॉल सेट लाइक ओपनिंग होती है, ठीक है। एंड लोकेशन की बात करें तो जस्ट बिलो द क्लाइटोरिस एंड एबव द वेजाइनल ओपनिंग, तो क्लाइटोरिस जहाँ रहेगा उसके बिलो, उसके नीचे, एंड वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर, ठीक है। तो क्लाइटोरिस के नीचे एंड वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा यूरिथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। देन इसके ओरिजिन की बात करें तो डिराइव्ड फ्रॉम यूरोजेनाइटल साइनस, तो यूरोजेनाइटल साइनस से ये डिराइव हुआ रहता है, यहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। अब वजाइनल ओपनिंग देखते हैं। तो वजाइनल ओपनिंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द वजाइना समटाइम्स पार्शियली कवर्ड बाय द हाइमन इन यंग फीमेल। देखो ध्यान देना, यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वजाइनल ओपनिंग, मतलब किसके ओपनिंग की बात कर रहे हैं, वजाइना के ओपनिंग की बात, वजाइना की ओपनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द वजाइना, तो वजाइनल ओपनिंग क्या है, हमारा जो वजाइना होता है उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। एंड समटाइम्स पार्शियली कवर्ड बाय द हाइमन इन यंग फीमेल, जो यंग फीमेल्स होती हैं उनमें इन वजाइनल ओपनिंग के आउटर कवरिंग पर हाइमन प्रेजेंट होता है, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो बिटवीन द यूरिथ्रल ओपनिंग एंड द एनस, तो वजाइनल ओपनिंग जो होता है वो यूरिथ्रल ओपनिंग एंड एनस के बीच, तो यूरिथ्रल ओपनिंग एंड एनस के बीच में लोकेटेड होता है। एंड ओरिजिन की बात करें तो ये भी यूरोजेनाइटल साइनस से डिराइव हुआ रहता है। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, शायद आपको वीडियो में बीच बीच में थोड़ी आवाज़ आए, क्योंकि देखो मैं रेंट पे रहती हूँ ना, मतलब पढ़ाई के लिए मैं इधर घर से दूर रेंट पे रहती हूँ, तो नीचे ओनर रहती हैं एंड ऊपर वाले फ्लोर पे मैं रहती हूँ, तो उधर से थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती है। अब हाइमन डिस्कस करते हैं। तो हाइमन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अ थीन मेम्ब्रेन दैट पार्शियली कवर द वजाइनल ओपनिंग, तो हाइमन के स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे तो ये एक थीन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, पतली सी मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है जो कि पार्शियली वजाइनल ओपनिंग को कवर की रहती है, ठीक है, पार्शियली वजाइनल ओपनिंग की कवरिंग को ही हम हाइमन बोलते हैं। एंड इसके लोकेशन की बात करो तो अब भाई देखो,
ये वजाइनल ओपनिंग को कवर कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो लोकेशन होगा वो वजाइनल ओपनिंग पे ही होगा, ठीक है। देन ओरिजिन, तो डिराइव्ड फ्रॉम द वजाइनल पार्ट ऑफ द यूरोजेनाइटल साइनस, तो यूरोजेनाइटल साइनस का जो वजाइनल पार्ट होगा, ठीक है, वहाँ से, क्योंकि देखो यूरिथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग हमारी यूरोजेनाइटल साइनस से ही डिराइव हो रही है, तो यूरोजेनाइटल साइनस का जो हमारा वजाइनल पार्ट होगा वहाँ से ये हाइमन डिराइव हुआ है, ठीक है, बना है, उधर से इसकी ओरिजिन हुई है। अब हम इंटरनल जेनिटल और जेनाइटल ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हमने डिस्कस कर लिया, अब हम इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन डिस्कस करते हैं। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में क्या क्या आता है? वजाइना आता है, सर्विक्स आता है, यूट्रस आता है, फैलोपियन ट्यूब आता है, ओवरीज आता है। कंफ्यूज मत होना, एक्सटर्नल जेनाइटल में हमने वजाइनल ओपनिंग के बारे में पढ़ी थी, जस्ट ओपनिंग, और ये एक पूरा जो वजाइना होता है वो किसके अंडर आता है? वो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के अंडर आता है। सर्विक्स, यूट्रस, देखो यूट्रस को हम वुम्ब भी बोलते हैं, एंड फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट बोलते हैं, एंड ओवरीज। तो हम इन सारी स्ट्रक्चर, इन सारे ऑर्गन्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले वजाइना डिस्कस करते हैं। तो वजाइना के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अ मस्कुलर ट्यूबुलर कैनाल अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 सेंटीमीटर इन लेंथ दैट कनेक्ट्स द यूट्रस टू द एक्सटर्नल जेनिटालिया। तो देखो वजाइना क्या है? हमारा मस्कुलर ट्यूबुलर कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर का लेंथ होता है इसका, ठीक है। और इसका क्या काम रहता है? ये यूट्रस और एक्सटर्नल जेनिटालिया को कनेक्ट करता है, ठीक। आप ऐसा मान सकते हो कि यूट्रस, ठीक है, यूट्रस और एक्सटर्नल जेनिटालिया के बीच का कनेक्शन कौन इस्टेब्लिश करता है? वजाइना। और इसकी लेंथ लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, और इसके स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो आपको ये मस्कुलर और ट्यूबुलर कैनाल जैसा दिखेगा। लोकेशन की बात करें तो एक्सटेंड फ्रॉम द वजाइनल ओपनिंग एक्सटर्नल टू द सर्विक्स इंटरनल। वजाइना का जो लोकेशन होता है आपको वजाइनल ओपनिंग से ले करके इंटरनली जब आप सर्विक्स को देखोगे तो यहाँ तक पूरा ये वजाइना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन ओरिजिन, तो ओरिजिन की अगर हम बात करें तो डिराइव्ड फ्रॉम द यूरोजेनाइटल साइनस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये भी यूरोजेनाइटल साइनस से ही डेवलप हुआ है, डिराइव हुआ है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है। अब सर्विक्स, तो सर्विक्स की अगर हम, इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा हो गया है, एडिटिंग के टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट मैं जूम कर देती हूँ और आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। तो सर्विक्स की हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विथ एन एक्सटर्नल ओपनिंग, ठीक है, जिसको ऑस बोलते हैं। तो सर्विक्स की ओपनिंग पे, सर्विक्स पे जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसको हम ऑस बोलते हैं, और दैट कनेक्ट्स द वजाइना एंड द यूट्रस, ठीक है। ये वजाइना एंड यूट्रस को कनेक्ट करता है। द सर्विक्स इज डिवाइडेड इनटू द ectocervix part visible during a pelvic exam and the endocervix, the canal that connects to the uterus. Then location की बात करो तो situated at the lower end of the uterus protruding into the upper portion of the vagina, मतलब जो यूट्रस का लोअर एंड होगा, निचला भाग होगा, उधर ये सिचुएटेड रहेगा, और जब आप वजाइना के अपर पोर्शन को करोगे तो वो उधर की तरफ प्रोट्रूजन उसका दिखेगा, ठीक है। फिर ओरिजिन, तो फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉर्डल पार्ट ऑफ द पैरामेजोनेफ्रिक डक्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो अब ये पैरामेजोनेफ्रिक डक्ट पढ़ने में थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, पैरामेजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। तो पैरामेजोनेफ्रिक डक्ट के कॉर्डल पार्ट से ये डराइव हुआ होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस से आप क्या, जब एक फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है मदर के वुम्ब में, मदर के पेट में, जब आप बोलते हो यूट्रस में, एक्चुअल में पेट तो हम ऐसे जनरल बोलते हैं, लेकिन अगर आप मेडिकली पढ़ोगे जब एज अ नर्सिंग स्टूडेंट आपको ध्यान देना होगा कि आप कभी भी ये मत बोलना कि माँ के पेट में, आप क्या बोलोगे? मदर के यूट्रस में, वुम्ब में जब फीटस का डेवलपमेंट चल रहा होता है तो वो उसका एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस हो रहा होता है, उसी टाइम पे पैरामेजोनेफ्रिक डक्ट के कॉर्डल पार्ट से सर्विक्स का ओरिजिन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखोगे तो ये सिलेंड्रिकल होता है, और ये इस पे एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जिसको हम ऑस बोलते हैं, और ये ऑस क्या करता है? वजाइना और यूट्रस को कनेक्ट करता है। सर्विक्स को अगर आप थोड़ा डिटेल में देखोगे तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसको एक्टो सर्विक्स बोलते हैं। तो जब पेल्विक एग्जामिनेशन डॉक्टर्स या नर्सेस करती हैं तो उस टाइम पे ये विजिबल होता है, जबकि जो एंडो सर्विक्स होता है ये इंटरनली होता है और ये यूट्रस को कनेक्ट करता है, ठीक। तो सर्विक्स का स्ट्रक्चर, लोकेशन और ओरिजिन कुछ इस तरीके से था। अब हम आगे बढ़ते हैं यूट्रस, वुम्ब की तरफ। तो यूट्रस यही वो चीज़ है जहाँ पर जब एक जैसे आप बोल सकते हो कि स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो इधर यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। यहीं पर जो
बेबी है, फीटस है, यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा और टाइम के साथ धीरे धीरे डेवलप करेगा, ठीक है। देन अब हम स्ट्रक्चर की बात करें इसके, तो अ हॉलो पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन कंसिस्टिंग ऑफ द फंडस, अपर पार्ट, बॉडी, सेंट्रल पार्ट एंड सर्विक्स, लोअर पार्ट। देखो यूट्रस का अगर स्ट्रक्चर देखो तो ये पियर शेप्ड का होता है, ठीक है, और मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना हुआ है। और इसका जब स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, अपर पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको फंडस बोलते हैं। इसका ये पार्ट लिखना बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम में। तो इसके अपर पार्ट को हम फंडस बोलते हैं, बॉडी जो सेंट्रल पार्ट होती है उसको बॉडी बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है वो सर्विक्स होता है। तो यूट्रस का अपर पार्ट फंडस होता है, सेंट्रल पार्ट बॉडी बोलते हैं उसको, और जो लोअर पार्ट होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। इनर लाइनिंग इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम। जो मान लो ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है, तो इसकी जो इनर लाइनिंग है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम बोलेंगे, ओके, एंडोमेट्रियम बोलेंगे। एंड द मसल लेयर इज कॉल्ड द मायोमेट्रियम। अब इसके से थोड़ा सा इधर आप आओगे तो जो आपको मसल की लेयर मिलेगी उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, देन हम बढ़ते हैं लोकेशन की तरफ। तो लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम। ये पेल्विक कैविटी में ब्लैडर और रेक्टम के बीच में लोकेटेड होता है। तो ब्लैडर क्या होता है, जो हमारा यूरिन होता है जिधर स्टोर होता है उसको हम ब्लैडर बोलते हैं, और रेक्टम में हमारा स्टूल स्टोर रहता है, ठीक है। अब ओरिजिन, तो अराइज फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ टू पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट। मैंने याद करने के तरीका बता दिया आपको, कैसे पढ़ोगे, पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट। जैसे याद नहीं हो रहा तो पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ो, जब याद हो जाए तो पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट। तो ये कैसे, जब दो पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मान लो ये पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट, ये पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट, ये आपस में फ्यूज हुए हैं, ठीक है, आपस में मिलके जब ऐसा कुछ शेप बनता है तब यूट्रस का फॉर्मेशन होता है। और ये सब कब होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही हो जाता है। अब फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट की बात करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो पेयर्ड ट्यूब्स अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। ये एक पेयर ट्यूब होती है, ठीक है, मान लो पेयरिंग होती है इसकी, एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, पेयर में प्रेजेंट होता है। और इसके लेंथ की बात करो तो 10 से 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। फनल शेप्ड ओपनिंग होती है इसमें। ओवरीज के पास में, जैसे फैलोपियन, मान लो इधर ओवरी है, ठीक, मान लो ये ओवरी है, तो इधर पे इसकी ओपनिंग होती है, फनल शेप्ड ओपनिंग होती है। एंड सिलिएटेड एपिथेलियम टू एड मूविंग द एग। इसमें ना सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जब एग फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। मान लो ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे जब एग एंटर करेगा तो इसको आगे मूव कराने का काम कौन करेगा, ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं इसमें, वो इनको, इस एग को आगे ले जाते हैं, आगे की तरफ। देन इसके लोकेशन की बात करें हम तो एक्सटेंड लेटरली फ्रॉम द यूट्रस टू द ओवरीज ऑन ईच साइड। जो जैसे यूट्रस से लेके ओवरीज तक वाला जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके लेटरल पोर्शन में, साइड से आप जब देखोगे लेटरली, तो दोनों साइड पर ये लोकेटेड रहेगा, ठीक है, लेटरली। देन ओरिजिन की बात करें तो फॉर्म्ड फ्रॉम द अगेन पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। बस ध्यान देना आपको कि जो यूट्रस था ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के फ्यूजन से बन रहा था, लेकिन जो फैलोपियन ट्यूब है ये फीटल डेवलपमेंट के दौरान पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से बनता है, ओके। देन कंपोनेंट्स की बात करें, अच्छा आप कंफ्यूज मत होना, जैसे कि मान लो एक फीमेल बेबी है जो कि अपने मदर के वुम्ब में है, तो जब उसका फीटल डेवलपमेंट हो रहा होगा तब उसका ये फैलोपियन ट्यूब कब कैसे ओरिजिन होगा, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि कब किसका डेवलपमेंट हो रहा है, कब क्या कहाँ पे कैसे बन जा रहा है। जस्ट आप सिंपली याद रखो, मान लो फैलोपियन ट्यूब है तो फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर अच्छा ये होता है, लोकेशन ऐसे लेटरली होता है। ओरिजिन की बात करें तो ये एक फीटल डेवलपमेंट, जब फीटस डेवलप हो रहा होता है तो उस फीटस में फैलोपियन ट्यूब कैसे बनेगा, जब पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के द्वारा उस डेवलपिंग फीटल में फैलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब जो है इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स 3 होते हैं, दैट इज इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमक। तो इनफंडिबुलम जो होता है ये फनल शेप का होता है और ये ओवरी के क्लोज होता है। मतलब मान लो अगर यहाँ ओवरी है तो आपका जो फैलोपियन ट्यूब है
उसका सबसे पास वाला जो पोर्शन होता है दैट इज इनफंडिबुलम। देन एम्पुला, द वाइडेस्ट पार्ट वेयर द फर्टिलाइजेशन यूजुअली ऑकर। जो फैलोपियन ट्यूब है उसका जो सबसे चौड़ा वाला पार्ट होगा उसको हम एम्पुला बोलते हैं और ज़्यादातर फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है, ठीक है। देन इस्थमस, तो द नैरो सेगमेंट क्लोजेस्ट टू द यूट्रस। यूट्रस के पास एक पतली सी नली जैसे रास्ते, मतलब नली जैसा स्ट्रक्चर होगा, इसको हम इस्थमस बोलते हैं। ये नैरो होता है, ठीक है, जबकि एम्पुला हमारा वाइडेस्ट होता है। अब ओवरीज की बात करें, ओवरी जहाँ से एग हमारा रिलीज होता है, बनता है, तो स्मॉल ओवल शेप्ड ऑर्गन। इसका अगर शेप की बात करें तो ये ओवल शेप है, ये तो सर्कल बन जा रहा है, चलो छोड़ो, ओवल शेप का ऑर्गन है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो 3 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। द सरफेस इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम beneath which are ovarian follicle at different stages of development। तो अगर सरफेस को देखो तो ये सरफेस पे जर्मिनल एपिथेलियम से ये कवर्ड होता है, ठीक है, और इस पे फॉलिकल्स प्रेजेंट, ओवेरियन फॉलिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब जब जैसे जैसे डेवलपमेंट का डिफरेंट स्टेज, इस ओवरी के डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस पे आपको इस पे ओवेरियन फॉलिकल्स टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन हम लोकेशन की बात करें तो पोजीशन्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस विद इन द पेल्विक कैविटी। जो पेल्विक कैविटी होती है, ठीक है, पेल्विक कैविटी के दोनों साइड पर ओवरी प्रेजेंट रहेगा। देन हम ओरिजिन की बात करें, ठीक है, ओरिजिन की बात करें तो डेवलप्स फ्रॉम द गोनाडल रिज इन द एम्ब्रियो विच डिफरेंशियल इनटू ओवरीज। एक गोनाडल रिज होती है, ठीक है, ये एम्ब्रियो में, जो एम्ब्रियो होता है उसमें गोनाडल रिज प्रेजेंट होती है, उससे जब ये गोनाडल रिज डिफरेंशिएट करता है तब उससे ओवरीज बनती हैं, ओके। अब सपोर्टिंग लिगामेंट, तो ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो एक्चुअल में ये हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमारा जो घर होता है, हमारा जो आप जैसे हम सबके घर में आप देखते हो ना, जब बिल्डर्स घर बनाते हैं तो सपोर्ट के लिए बड़े बड़े पिलर्स लगाते हैं ना, जब घर बनाते हैं तो सपोर्ट के लिए बड़े बड़े पिलर्स बनाए जाते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सपोर्ट के लिए लिगामेंट्स भी तो बना होंगे ना हमारी बॉडी में, ताकि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलाइंड रहे, इधर उधर मूव ना करे। तो उसमें कौन कौन से लिगामेंट आते हैं? ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट। अब हम 1 by 1 इन सारे लिगामेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्रॉड लिगामेंट। तो ब्रॉड लिगामेंट के स्ट्रक्चर की बात करें तो अ वाइड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट सपोर्ट्स द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। ये वाइड फोल्ड और ये पेरिटोनियम का एक वाइड फोल्ड है, ये हमारे यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज को सपोर्ट करता है। तो ब्रॉड लिगामेंट यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज को सपोर्ट करता है। लोकेशन की बात करो तो एक्सटेंड फ्रॉम द साइड्स ऑफ द यूट्रस टू द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस। तो ये यूट्रस के साइड से क्या करेगा, एक्सटेंड होगा, और कहाँ तक एक्सटेंड होके जाएगा? पेल्विस वॉल के लेटरल साइड तक, ओके। देन ओरिजिन, देखो लेटरल क्या होता है, एंटेरियल क्या होता है, डॉर्सल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो मैं वीडियो मतलब अब तक मैंने जितने भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के लेक्चर अब तक मैं जितना मतलब अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे, उन सब प्लेलिस्ट का लिंक ना मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप सीक्वेंस वाइज देख लेना। देन ओरिजिन की बात करें तो डेराइव्ड फ्रॉम द पेरिटोनियम ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, ये एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान पेरिटोनियम से डेराइव हुआ रहता है। देन अब हम राउंड लिगामेंट की बात करते हैं। तो राउंड लिगामेंट की अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो फाइब्रोमस्कुलर कॉर्ड होता है। लोकेशन की बात करो तो एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द यूट्रस टू द लैबिया मेजोरा, ठीक है। एंड इसके ओरिजिन की बात करो तो अराइज फ्रॉम द ग्यूब्रा, ठीक है, इसको कैसे पढ़ोगे? ग्यूबर नैकुलम ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, ग्यूबर नैकुलम ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट। तो स्ट्रक्चर, लोकेशन और ओरिजिन। अब यूट्रोसैक्रल लिगामेंट की बात करें, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट,
तो स्ट्रक्चर की बात करो तो ये भी फाइब्रोमस्कुलर बैंड्स दैट एंकर इन द सर्विक्स टू द सैक्रम, ये आप मतलब सब मस्कुलर ही लेयर्स होती हैं और ये सर्विक्स एंड सैक्रम को कनेक्ट करने का काम करता है। देन लोकेशन की बात करो तो एक्सटेंड फ्रॉम द सर्विक्स एंड द अपर वजाइना टू द सैक्रम, तो सर्विक्स और वजाइना के अपर पार्ट से लेकर सैक्रम तक आपको ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट देखने को मिलेगा। देन इसके ओरिजिन की बात करें तो डेराइव्ड फ्रॉम द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, पैरामीजोनेफ्रिक वर्ड डक्ट, ये वर्ड तो मैं आपको याद करा चुकी हूँ, तो ये वहीं से डेराइव हुआ रहता है, इसकी ओरिजिन वहीं से हुई रहती है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट की। अब हम ओवेरियन लिगामेंट की बात करते हैं। तो ओवेरियन लिगामेंट के अगर स्ट्रक्चर को देखो तो अ फाइब्रस कॉर्ड दैट अटैचेस द ओवरी टू द लेटरल सरफेस ऑफ द यूट्रस, तो ये एक फाइब्रस कॉर्ड होता है जो क्या करती है कि ओवरी को यूट्रस के लेटरल सरफेस से अटैच करती है, ओवरी को यूट्रस के लैटरल सरफेस से अटैच करती है। ठीक है, ऐसे जब आप 2-2 4-4 बार बोल बोल के पढ़ोगे ना, नोटबुक में लिखोगे, ये लेक्चर को 2-3 बार रिपीट देखोगे, तब आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। देन इसके लोकेशन की बात करें तो फ्रॉम द मीडियल साइड ऑफ द ओवरी टू द यूट्रस, तो इसका लोकेशन आपको ओवेरियन लिगामेंट किधर देखने को मिलेगा, तो ओवरी और यूट्रस के मीडियल साइड पर आपको ये देखने को मिलेगा। देन ओरिजिन ये अगेन ग्यूबरनैकुलम से ये डेवलप हुआ रहता है फीटल लाइफ के डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, देन फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स, देखो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हमारा फंक्शन है, तो चलो अब हम फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स, मतलब कि देखो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म को कैरी आउट करा रहा है, तो उसके लिए जो जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हैं हमारे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच एंड एलएच। और भी कई सारे हार्मोन्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव साइकिल के अलग अलग फेज पे देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो बेसिक हार्मोन्स होते हैं दैट इज ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एफएसएच एंड एलएच, ये आपको मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्शन के हर एक स्टेज पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 अब हम इन हार्मोन्स की स्टडी करते हैं। तो ईस्ट्रोजन के अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स ईस्ट्राडाइल, ईस्ट्रोन एंड ईस्ट्रियोल, ये 3 हार्मोन मिल करके क्या बनेंगे, ईस्ट्रोजन बनेंगे। ठीक है, प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज, और ओवरीज में इनका प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, मतलब अगर ओवरी प्राइमरली कोई हार्मोन प्रोड्यूस करती है तो वो है ईस्ट्रोजन। देन लोकेशन की बात करते हैं, तो सिक्रेटेड बाय द ओवेरियन फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूटियम, तो अब ये क्या इसका लोकेशन आपको किधर मिलेगा, भाई ओवरी से निकल रहा है तो इट मीन्स दैट कि ओवेरियन फॉलिकल इसको सिक्रेट करेगा और कॉर्पस ल्यूटियम इसको सिक्रेट करेगा, तो मतलब ओवरी वाला जो पोर्शन रहेगा उधर आपको एस्ट्रोजन देखने को, क्योंकि हार्मोन है ना, तो हार्मोन एक केमिकल है, अब उसका हम केमिकल स्ट्रक्चर स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट उसका एक बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, हम जो मस्कुलर और फैटी टिश्यूज थे उनका मस्कुलर स्ट्रक्चर देख लिए। अभी ये एक तरीके से केमिकल है। फिर और ओरिजिन की बात करो तो ये कहाँ से, ओवरीज में जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है ये उधर से ओरिजिन इसका होता है एस्ट्रोजन का। देन प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम में प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड होता है। जो एस्ट्रोजन था वो ओवरी में प्राइमरीली प्रोड्यूस हो रहा था और कॉर्पस ल्यूटियम में प्राइमरीली कौन प्रोड्यूस होता है, प्रोजेस्टेरोन। इसके लोकेशन की बात करें तो अब कॉर्पस ल्यूटियम में ही ये लोकेटेड होगा। आफ्टर ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो चुका रहेगा, जब एग रिलीज हो चुका रहेगा, तो उसके बाद आपको कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देखने को मिलेगा एंड लेटर बाय द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और अगर प्रेगनेंसी इन केस हो जाती है तो बाद में प्लेसेंटा वगैरह का जब फॉर्मेशन होगा तब आपको ये प्रोजेस्टेरोन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ओरिजिन की बात करें तो अगेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल इन द ओवरीज, ओवरीज में जो कोलेस्ट्रॉल होती है उधर से ही प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस होता है, इसका ओरिजिन होता है। एफएसएच एंड एलएच, तो एफएसएच हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और एलएच जो होता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, ये दोनों एफएसएच और एलएच। ठीक है, अगर ये एफएसएच मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकुलर, ये मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, इधर मैं फुल फॉर्म नहीं लिखी। स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये होते हैं, ठीक है, एफएसएच, और एलएच जो होता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ओके, ल्यूटिनाइजिंग इधर टेक्स्ट क्लियर नहीं आएगा बट मैं आपको पढ़ने के लिए एक बारी बता दी। अब इसका स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ कि ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब लोकेशन की बात करो तो
पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पोर्शन जब इसको बना देता है तो ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। ब्लड, मान लो ये ब्लड स्ट्रीम है तो इसमें आके इनका डिलीवरी हो जाएगी, ये सिक्रीट होने लगेंगे। देन ओरिजिन, तो सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब भाई इसको कौन बना रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सिक्रीट भी कर रहा है और उसको बना भी रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, पता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप ऑलरेडी क्लास 12 की बायोलॉजी में पढ़ चुके हो, बस मैं आपको इसका एनाटॉमी पढ़ा रही हूँ ताकि आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में अपना एग्जाम में लिख पाओ, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय हार्मोनल चेंजेस एंड इन्वॉल्व्स 4 मेन फेजेस। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके थ्रू रेगुलेट होता है और इसमें 4 मेन फेज होते हैं। फॉलिकुलर फेज होता है, ओवुलेशन होता है, ल्यूटियल फेज होता है एंड मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन, ल्यूटियल फेज एंड मेंस्ट्रुएशन, 4 फेज हो गए। देन इट इन्वॉल्व्स द menstruation of ovarian follicles, the release of an egg and the preparation of the uterus for potential pregnancy। तो ये जो रिलीज हो रहा है ये क्यों कर होता है? ताकि ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं वो मेच्योर हो सके, एग रिलीज हो सके, ठीक है, और यूट्रस प्रिपेयर हो पाए अगर प्रेगनेंसी, इन केस अगर प्रेगनेंसी होती है, लाइक ओवम और स्पर्म का फ्यूज़न हो जाता है और प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए जो यूट्रस है वो प्रिपेयर रहे, ठीक है। इसलिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से फेजेस आते हैं? पहला फेज है हमारा फॉलिकुलर फेज। उसका स्ट्रक्चर देखो तो इनिशिएटेड बाय द रिलीज ऑफ एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज के साथ क्या होता है कि ओवेरियन फॉलिकल्स स्टिमुलेट होता है मेच्योर होने के लिए। लोकेशन ओवरीज में है। ओरिजिन, जब मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे रहता है तो उस टाइम पे ये फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ओवुलेशन देखो एक प्रोसेस होता है, जो जब ओवरी से एग रिलीज हो रहा होता है तो उसको हम ओवुलेशन बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर देखो, मैच्योर फॉलिकल्स बर्स्ट टू रिलीज अ सेकेंडरी oocyte। जो मैच्योर फॉलिकल है ये बर्स्ट हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, ठीक है। लोकेशन ऑकर्स एट द सरफेस ऑफ द ओवरी रिलीजिंग द एग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो ओवरी के सरफेस पे ओवुलेशन होता है, ठीक है, और ओवुलेशन होने के बाद जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब में रिलीज कर दिया जाता है। ओरिजिन ट्रिगर्ड बाय एन एलएच सर्ज एंड एफएसएच लेवल। तो देखो ओवुलेशन का प्रोसेस कैसे कैरिड आउट होता है, जो एलएच सर्ज और मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल ये मिलके ओवुलेशन के प्रोसेस को कैरिड आउट कराते हैं। अब ल्यूटियल फेज, तो ल्यूटियल फेज में अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो तो ओवुलेशन के बाद, ठीक है, आफ्टर ओवुलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम विच सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन। देखो ओवुलेशन जब हो जाता है तो जो रप्चर्ड फॉलिकल, जब ओवुलेशन हो जाता है तो जो रप्चर्ड फॉलिकल है ये क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। देन लोकेशन की बात करो तो ये ओवरी में होता है एंड ओरिजिन की बात करो तो कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप्स फ्रॉम द एम्पटी फॉलिकल। जो एम्पटी फॉलिकल होता है ना उससे कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है एंड देन वो क्या सिक्रीट कर, मतलब ये इस तरीके से ल्यूटियल फेज हमारा चलता है। देन मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखो। तो मेंस्ट्रुएशन एक्चुअल में है क्या? तो शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग दैट इज एंडोमेट्रियम इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मतलब कि एग और स्पर्म का फ्यूजन, अगर एग और स्पर्म का फ्यूजन नहीं हो पाता इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वो शेड ऑफ हो जाती है, ठीक है, और ब्लीडिंग के फॉर्म में एज अ जिसको आप पीरियड बोलते हो वो बाहर आ जाती है। देन लोकेशन, तो यूट्रस में ये ऑकर होता है। देन ओरिजिन की बात करो कैसे ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो ट्रिगर्ड बाय अ ड्रॉप ऑफ प्रोजेस्टेरोन आफ्टर द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है तो जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल होता है वो ड्रॉप हो जाता है, नीचे आ जाता है, तब क्या होता है कि ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। देन प्रेगनेंसी एंड लेबर, तो प्रेगनेंसी एंड लेबर का
आप अभी उसमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रेगनेंसी एंड लेबर को सपोर्ट करता है, तो इसलिए मैं उसका एक इंट्रोडक्शन आपको इधर दे देती हूँ। तो इफ़ फर्टिलाइजेशन ऑकर, अगर स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, वो किधर इम्प्लांट होगा, वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होगा एंड प्रेगनेंसी फिर बेगिन, मतलब प्रेगनेंसी फिर स्टार्ट हो जाएगी, जो जेस्टेशनल फेज जिसको बोलते हैं। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द यूट्रस एक्सपेंड, प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का जो साइज होता है वो बढ़ता चला जाता है, हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं एंड इस तरीके से जो फिटस है, जो इम्प्लांट हुआ है, जो जाइगोट बना है, फिर वो फिटस, फिर एम्ब्रियो, इस तरीके मतलब एम्ब्रियो फिर फिटस, अपना जो ये डेवलपमेंट का साइकिल है ये इसको सपोर्ट मिलेगा। कौन सपोर्ट देगा, हमारा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर एक फ्यूज़न हुआ है, एक बेबी बना है, तो उसका जो 9 मंथ का डेवलपमेंट का फेज़ है उसको कौन सपोर्ट करेगा, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम सपोर्ट करेगा, ठीक है। एंड लेबर एंड डिलीवरी ऑकर व्हेन द सर्विक्स डायलेट, फिर सर्विक्स क्या था हमारा, इंटरनल वो था ना, इंटरनल जेनेटालिया के अंडर आता है। तो जब ये सर्विक्स डायलेट होती है, मीन्स इसका जब साइज बड़ा होता है, तब जो बेबी अंदर इम्प्लांट हुआ था 9 मंथ का अपना डेवलपिंग पीरियड कंप्लीट कर चुका है, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और उस टाइम पे जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब जो यूट्रस का साइज था पहले बढ़ गया था, अब वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो बेबी है वो बर्थ कैनाल के थ्रू एक्सपेल आउट, मीन्स बाहर आ जाएगा। तो प्रेगनेंसी एंड लेबर के बारे में आप ओबीजी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग जब पढ़ोगे तो उधर आप डिटेल में पढ़ोगे। अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, वो प्रेगनेंसी एंड लेबर को सपोर्ट करता है, तो इसलिए उसका इंट्रोडक्शन मैंने इधर दे दिया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपकी ड्यूटी है कि वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो आपके साथ नर्सिंग में हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे अपकमिंग लेक्चर्स के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊं कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसमें हमको फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन इसमें ऑल्टरेशन ऑफ डिजीजेस एंड नर्सिंग इम्प्लीकेशन, हमको ये सारी चीज़ें कवर करनी है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया, देन हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपकमिंग वीडियो में। देन फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में के स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो कौन सा डिजीज़ होता है, एंड फिर उसके बाद एज अ नर्स आपकी क्या ड्यूटी है। तो ये सारी चीज़ें हम जब पढ़ लेंगे तब जाके हमारा ये जो यूनिट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो कंप्लीट होगा। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी, अच्छे से अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।